जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7 की ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि पहले से चल रहा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, आप सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी दोस्तों अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और तैयारियां भी जोर शोर पर होंगी। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा हमारा क्या होगा? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। आज की जो चर्चा होगी वो क्या होगी? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं तो समाज में उठापटक शुरू से होता आया है। नए नए समाज का बनना, नए नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का बनना, ये सदियों से चलता आया है। तो जो परिवर्तन जो चेंजेस, जो परिवर्तन हमने देखे 1000 वर्षों के दरमियान की बात हम कर रहे थे इस अध्याय में, कि 1000 सालों के बीच क्या-क्या और किस प्रकार के परिवर्तन हमारे समाज में हमें देखने को मिले, और उन चेंजेस को, उन हिस्टोरिकल इंसिडेंट को किस प्रकार से हमारे हिस्टोरियंस, हमारे इतिहासकार उसको सामने लाने के लिए कितना प्रयास किए, और उनका प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। हम 100% अपने इतिहास को सच नहीं कह सकते हैं, जिसका कारण मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें कारण कई थे, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट के वर्ज़न को तैयार करना, जिसमें परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट थे, मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो धूमिल हो गए थे, कट गए थे, फट गए थे, जिनको अंदाज़े के आधार पर जिनके एक नई कॉपी को तैयार किया गया। तो इस प्रकार से ये जो चेंजेज़ हैं, परिवर्तन हैं, ये होना लाज़मी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसमें इतिहासकारों का कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि समय-समय पर शासन बदला, शासक बदला, और नई-नई प्रशस्तियाँ, नए-नए इंस्क्रिप्शंस, नए-नए कॉइन्स और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। आज जब हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप की बात करने जा रहे हैं, तो ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप हैं, इन ग्रुप्स में हुआ क्या है? जब समय बदल रहा था, तेज़ी से लोगों के अंदर मोबिलिटीज़ फैल गई थी, मोबिलिटीज़ की, माइग्रेशन की धारणा बैठ गई थी। लोग अपने-अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को आज़माने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे थे, अपने रोज़गार की तलाश में जा रहे थे, व्यापार के उद्देश्य से जा रहे थे। ऐसे समय में एक नया ग्रुप हमारे सामने जो उभर कर के आता है, जो राजपूत के नाम से जाना जाता है। राजपूत क्यों उसे कहा गया? राजपूत जो है, यह राजपुत्र शब्द से निकल कर के बना है। राजपुत्र मतलब राजा या शासक का पुत्र, और कोई ज़रूरी नहीं कि राजा, आज एक व्यक्ति राजा है और उसके बाद जो उसका पुत्र है, वह भी राजा ही होगा, या उसके पुत्र, यानी कई पीढ़ियों का ये जो गैप होता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आज जो राजा है और उससे उसके पुत्र का नाम, पुत्र की जाति को राजपूत जो ग्रुप दिया गया, कास्ट समुदाय दिया गया, यह राजा ही हो, शासक वर्ग से ही संबंध रखता हो। हाँ, हो सकता है संभवतः आंशिक रूप से उसका संबंध हो, लेकिन वह पूर्ण रूप से एक राजा ना हो। तो उस समय जो उभर करके एक नई जाति हमारे सामने आई, जो नया एक सोशल ग्रुप उभर करके सामने आया, वह आया राजपूत का। राजपूत मतलब राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र यानी राजपूत, एक नई जाति उभर करके सामने आई। ये लोग बहादुरी के लिए जाने जाते थे। बहादुरी के साथ-साथ अपने कर्तव्य के लिए और अपनी बहादुरी के लिए लॉयल भी थे। जिसके भी प्रति इन्होंने काम किया, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ काम किया,
हालाँकि इतिहास में गद्दारों का भी ज़िक्र होता है जो अपवाद हैं, क्योंकि पूरी तरीके से 100% ईमानदारी तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। गद्दारों से ये धरती खाली नहीं रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजपूतों में भी एकाध गद्दार निकले हों और निकले भी हैं। इतिहास भी इसका ज़िक्र करता है। तो इस प्रकार से ये जो जाति थी, जो सोशल ग्रुप था, यह उभर कर के सामने आया, जो विशेष करके ना तो कोई राजा था, ना ही कोई सरदार था। शुरुआती दौर में जब यह उभर कर के सामने आया, यह देश के अलग-अलग राजाओं की सेनाओं में सेवा के रूप में शामिल हुए, उनकी आर्मी में शामिल हुए, जहाँ पर इन्होंने अपनी बहादुरी के साथ काम किया। अब बहादुरी के साथ काम करते-करते जब वह राजा का प्रिय हो गया, तो इसमें जो महत्वाकांक्षा होती है, बहुत सारे राजाओं के भीतर महत्वाकांक्षा जो चरम स्तर पर उठ कर के आती है, वह उनको राजा बनने के लिए भी प्रेरित करती है। जब वह राजा के करीब होता है, राजा का विश्वास पात्र बन जाता है अपनी सेवा, अपने परिश्रम और त्याग के बदौलत, तो उसकी जो महत्वाकांक्षा है, हालाँकि मैं सभी ऐसे आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ऐसे लड़ाकों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने गद्दारी की हो। इसमें कुछ हैं, जो सेवा के माध्यम से, अपनी वीरता के माध्यम से राजा के प्रिय बने और बाद में उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। ऐसे सभी नहीं हैं, बार-बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोगों को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। हालाँकि इस्लाम में जब आप देखते हैं, जब मुगल काल आता है या खिलजी आता है, आप इसमें देखिए जैसे जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार से आप मुगल काल में देखेंगे तो कई राजाओं की हत्या उनके किसी के पुत्र ने किया, किसी के भाई ने किया, किसी के अन्य रिश्तेदारों ने किया और उन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया। तो यह एक आम बात है, ऐसा हुआ। फिर सिर्फ अब राजपूत ही ग्रुप उभर कर के सामने नहीं आया। इसके साथ कुछ अन्य ग्रुप भी हमारे सामने उभर कर के आए, जिनको हम देखते हैं वे ग्रुप के रूप में कौन थे जो उभर कर के सामने आए। जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कहीं पर कायस्थ भी आए, कायस्थ कायस्थ विशेष रूप से इन जातियों ने लेखन का कार्य किया। लेखन का कार्य किया जिसमें इन्होंने दस्तावेज़ों को मेंटेन करने का, डाटा को कलेक्शन करने का, डाटा को मेंटेन करने का कार्य किया। तो लेखन का कार्य किया इन्होंने, या सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्य किया। सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया। इसके अलावा और भी अन्य जो ग्रुप उभर कर के हमारे सामने आए, उनमें राजा को आपने देखा, कायस्थ को आपने देखा, कुछ व्यापारी वर्ग भी उभर कर के सामने आया, जिनमें वैश्य लोग हमारे सामने आते हैं। वैश्य जो व्यापारिक दृष्टिकोण से समाज में अपना मुख्य स्थान बनाए, इन्होंने भी अपना मुख्य स्थान बनाया। राजपूतों ने भी अपना मुख्य स्थान बनाया। इनके साथ-साथ अन्य और भी बहुत सारी ग्रुप, बहुत सारे समुदाय उस समय पैदा हुए, जिन्होंने आगे चल कर के जाति और जाति के साथ-साथ उपजाति का रूप ले लिया। अब यहीं से जब सोशल ग्रुप पैदा हुआ, तो सोशल ग्रुप से पॉलिटिकल ग्रुप का भी जन्म होना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि जब अलग-अलग समुदाय का बनाया जाना प्रारंभ होता है समाज में, तो इन अलग-अलग समुदायों को चलाने के लिए, इन समुदायों को चलाने के लिए इनके अपने खुद के व्यक्तिगत रूल और रेगुलेशंस भी बनाए गए। अब उन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए और करवाने के लिए भी लोग चाहिए। तो उनको फॉलो करवाने के लिए सरपंच, एक नया असेंबली आई, एक नया और ग्रुप पैदा हुआ, जिसमें उस समुदाय के जो सीनियर्स होते थे, उन सीनियर्स का एक ग्रुप हुआ और उन ग्रुप्स ने इस बात को डिसाइड किया कि इस जाति या इस समुदाय के लिए किस प्रकार के रूल और रेगुलेशंस बनेंगे और उनको किस प्रकार से फॉलो किया जाना है। अब इसको लेकर के उस जाति के साथ-साथ जब जातियों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो जातियों के साथ-साथ उनका जो पूरा समाज था,
उस पूरे समाज ने और फिर पूरे गाँव ने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। तो इस प्रकार गाँव-गाँव से कस्बा और कस्बे से राज्य का भी निर्माण हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन की एक प्रशस्ति हमें प्राप्त होती है, जहाँ पर लिखा गया है कि वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था और उसका राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था कि गजनी यानी अफ़गानिस्तान के वेस्ट तक फैला हुआ था। जिसको गज़ा के नाम से जानते हैं आज के डेट में, गज़ा, उसमें गज़नी कहा जाता था, तो गज़नी तक उसका राज्य फैला हुआ था और यहाँ तक कि दक्षिण भारत भी उसके राज्य के अंतर्गत आते थे और उसके साथ-साथ उसकी सेना में जो कार्य करने वाले लोग थे, अब उसकी सेना में जो कार्य करने वाले लोग थे, वह द्रविड़, अहोम, कर्नाटक, मराठ कर्नाटक कर्नाटक के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, ये सभी लोग उसमें शामिल हुए। यानी कि जो उसका राज्य क्षेत्र था वो इतना विस्तृत था कि उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के लोग भी उसकी सेना में शामिल हुए, कर्नाटक का क्षेत्र आता है तो वहाँ के लोग उसकी सेना में शामिल हुए, दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते हैं, वहाँ के लोग शामिल हुए, यानी कि देश का लगभग हर क्षेत्र के लोग उसकी सेना में, उसकी आर्मी में शामिल हुए। अब उसके साथ-साथ सिर्फ़ यही नहीं पैदा हुए, जब आप और थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे तो मराठा मराठा जाति पैदा हुई। मराठा के साथ-साथ सिख आए, जाट आए, अहोम आए, मराठा ये भी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। सिख आए, सिख भी अपनी बहादुरी के लिए जाने गए। फिर अहोम अहोम आए, मराठा, सिख, अहोम, जाट, ये सभी सोशल ग्रुप्स बनने प्रारंभ हो गए और जब सोशल ग्रुप बनने लगा तो पॉलिटिकल साम्राज्य का बनना स्वाभाविक हो गया। जैसे कि आप देखते हैं मराठा साम्राज्य से सभी इतिहासकार और सभी इतिहास के विद्यार्थी परिचित हैं कि मराठा साम्राज्य का एक ऐसा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगज़ेब के नाक में दम करके रख दिया था और मुगल सल्तनत को लगभग जीत तक डाला था। तो मराठा आए, सिखों ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, अहोम जातियों ने, जाटों ने, तो इस प्रकार अब जातियों की पैदा हो जाने के कारण मराठा से मराठा साम्राज्य पैदा हो गया, जहाँ से मराठा पॉलिटिकल ग्रुप एक तैयार हो गया, मराठा पॉलिटिकल ग्रुप्स। सिख आए तो पंजाब तैयार हो गया, जहाँ पे पंजाब जहाँ के महाराजा रणजीत सिंह थे। अहोम जातियाँ आई, जाटों का भी राज रहा है। तो इस प्रकार अलग-अलग नए-नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हमारे समाज में पैदा हुए और उन्होंने एक अलग तरीके से अपनी समाज में छाप छोड़ी। इसके बाद अब जब जातियाँ पैदा हुई, जातियों के बाद उनका समुदाय पैदा हुआ, उनका समाज पैदा हुआ, समाज से फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप उनका तैयार हुआ, राजनीतिक समुदाय पैदा हुआ। इसके साथ-साथ रूल रेगुलेशंस, मैंने आपको बताया कि रूल रेगुलेशंस बने, जिनको फॉलो करने के लिए सरपंच जैसी एक असेंबली, एक सभा का गठन किया गया और अब इसके साथ-साथ जातियाँ और उपजातियों का भी जन्म हुआ, जो एक लंबे समय तक नहीं बल्कि वो बदलती रही, यानी उनके व्यवसाय के आधार पर भी उसमें परिवर्तन होता रहा, ऐसा हमें देखने को इतिहास में मिलता है। और इसके साथ-साथ यही नहीं, एक ही जाति का अलग-अलग स्थानों पर उनका अलग-अलग प्रकार से महत्व रहा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए जाटों का अगर एक क्षेत्र में उनका वर्चस्व है या उनकी उस जाति जैसी जाति को बहुत ही महत्वपूर्ण या उच्च दर्जा दिया जा रहा है, तो वही कहीं 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर फिर वहीं पर जाटों को निम्न स्तर पर भी देखा गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी नई-नई जातियाँ, उपजातियाँ और नए-नए सामाजिक समुदायों का जन्म हुआ और उसके साथ-साथ बहुत सारे राजनीतिक समुदायों का भी जन्म होता है, जिनमें कुछ ने सरदारों का रूप हासिल किया,
कुछ ने राज्य और साम्राज्य की भी स्थापना की और कुछ पृथक रूप से अपने आप में ही सीमित रह गए। अब जब यह तैयार हो गया, एक नया ढांचा समाज का तैयार हो गया, तो हम एक और नई चीज़ यहाँ पर देखते हैं। और नई चीज़ ये होता है कि वे लोग क्षेत्रीयता उनके भीतर आने लगी। वे क्षेत्र की चीज़ों से वो जुड़ने लगे। जैसे कोई राजा के साथ जुड़ा, जो इंडिविजुअल था राजा के साथ जुड़ा, कोई मंदिर के साथ जुड़ा, कोई किसी समुदाय ग्रुप्स के साथ जुड़ा और वहाँ पर वो सेवा के रूप में शामिल होने लगे। अब सेवा के रूप में जब वे शामिल होने लगे, राजा के साथ सेवा के रूप में, मंदिर के साथ सेवा के रूप में, दान के रूप में या उसकी व्यवस्था को देखने के रूप में, किसी भी तरीके से कुल मिलाकर के जब ये जुड़ते हैं, तो यहाँ से क्या होता है फिर समाज में एक और नई चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कुछ वर्ग तो उच्च स्तर का हो गया आर्थिक रूप से और कुछ वर्ग निम्न स्तर का रह गया। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो पहले जो सबसे अधिक संपत्ति देखी गई है वह राजा के पास देखी गई है। अब जो राजा से जुड़ा तो वह राजा से अधिक लाभान्वित हुआ। जब वो राजा से अधिक लाभान्वित हुआ तो वह एक सरदार बन गया या सामंत बन गया या बड़े स्तर का जमींदार बन गया। अब पहले ये, फिर दूसरे स्तर पर हम देखते हैं तो मंदिर। अब मंदिर क्योंकि वह धार्मिक क्षेत्र है, तो धार्मिक क्षेत्र होने के कारण जो लोग उसे ऐसे संस्थानों से जुड़े, उनको भी अधिक संपत्ति की प्राप्ति हुई, तो वह भी अपना विकास किए। तो इस प्रकार लोगों के बीच में कुछ आर्थिक रूप से अधिक उन्नत किए, तो आर्थिक रूप से कुछ कम स्तर पर रह गए। तो ये हमारा जो सोशल डिफरेंसेस था, जो डेवलपमेंट था, वो डेवलपमेंट अभी हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक पर हमने देखा। इस चैप्टर में क्या, इस टॉपिक पे हमने देखा। ये पूरा चैप्टर ही हमारा परिवर्तनों का खजाना है। बहुत सारे बदलावों को लेकर के ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ आपने देखा। अब इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात ये होता है कि अब जातियाँ जब आई, समुदाय आए, तो अब धीरे से क्या होता है, नए धर्मों का आगमन भी हो जाता है। जब नए धर्मों का आगमन होता है तब जो वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं उनकी व्यापकता भी बढ़ जाती है और बड़े स्तर पर फिर हमें वो चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। नए धर्म को आने के रूप में जैसे क्या है कि जब आप देखते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म जो कि बाहर से आया, पहले छोटे स्तर पर था, फिर उससे और बड़े स्तर पर हुआ, लोग कुछ और प्रभावित हुए तो और स्तर पर बढ़ा। तो इस प्रकार उसने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया समाज में। जैन आए तो जैनियों ने अपना एक दूसरे प्रकार से अपना स्थान बनाया। बौद्धिज़्म को वहीं पर पनपने का मौका मिला और इसके साथ-साथ पारसी धर्म को भी पनपने का मौका मिला। तो बहुत सारे नए धर्मों का भी आगमन, हालाँकि हम इनको नए तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपने अस्तित्व में पहले से ही थे। बस हम ये कह सकते हैं कि इनका विस्तार हुआ। अगर हम विस्तार के रूप में देखें तो थोड़ा-सा ज़्यादा ये रिदम वाली बात हो जाती है क्योंकि जैन की जब बात करते हैं तो यह भी हज़ारों वर्ष पुराना धर्म है। बौद्ध की बात करते हैं तो वह भी पुराना धर्म है। सनातन तो बहुत पुराना है ही। लेकिन अब चूँकि ये दबे हुए थे और जब इनको अवसर मिला तो इनका विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ। जब आर्थिक रूप से समृद्धि आई, लोगों के भीतर गतिशीलता बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ी, तो इनका विस्तार भी और व्यापक स्तर पर होने लगा। फिलहाल इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। हम अपने नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सेशन में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप भी इसका विश्लेषण करें और व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें जब तक नीली बत्ती में आप बैठ न जाएँ तब तक। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।